पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो पूरा वफाक को, सारे इदारों को, सारे सियासी जमातों को साथ लेके चल सकते हैं। खुदा न खास्ता नून लीग का हुकूमत बनता है तो वो अपना इंतकाम की सियासत, अपनी जाती मुफाद की सियासत के चक्कर में मेरा मुल्क और मेरा अवाम को नुकसान पहुँचाएंगे। चांद से कोई वोट पे फर्क नहीं पड़ता, ये कैसे ड्रामा करें। तहरीक इंसाफ को ये मशवरा दूंगा आपके प्रोग्राम की वसात से, ये उन लोगों को टिकट से जो 9 मई में मुलव्वस नहीं थे, तो इनके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। हम चाहते हैं कि बल्ला बैलेट पेपर पे मौजूद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। बल्ले का निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहचान। निशान बचाने के लिए नए चेयरमैन तो मुंतखब कर लिए, अब जिस तरह से इंतखाब हुआ उसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो तरीकाकार अपनाया गया वो शफाफ नहीं था और अब तो बात तानों तक आ गई है। यानी ख्वाजा आसिफ साहब अपनी ट्वीट में ये फरमाते हैं कि तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन 2008 से 2022 तक 14 साल आसिफ जरदारी के उनके कायद रहे। 2022 में पीटीआई में आए, 1 साल के अंदर इमरान खान को जरदारी साहब का तराशा हीरा इतना पसंद आया कि अपनी कुर्सी उसके हवाले कर दी और अपने पुराने साथियों को कूड़ा करकट कर दिया। अपनी गैर हाजिरी में वो अपने पुराने साथियों पर एतमाद करने को तैयार नहीं। जिस शख्स ने सारी उम्र लोगों को धोखे दिए हों उसके लिए दूसरों पर एतबार करना मुश्किल होता है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों और वर्करों के लिए कोई शर्म, कोई हया का मुकाम है या डूब मरने का मुकाम है, कोई गैरत का हो। नीचे वो एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपे बैरिस्टर गौहर अली खान साहब का नीचे उनकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है और मेंबर कौमी असेंबली के लिए उनका वो तीर का निशान नीचे नजर आ रहा है जो उनकी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा था। बहरहाल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तमाम तरह एक्सरसाइज के बाद अपना बल्ले का निशान बचा पाएगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद है और चैलेंज करने का तहिया भी कर लिया है बहुत से लोगों ने। लेकिन जहां बात आ जाए सिलेक्शन की, मतलब जैसे मैं देख रहा था मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने रिसेंटली जब ये इलेक्शन हुआ तो उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर क्या कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन बड़ा ही अर्थी से आरी था। वो क्या फरमा रही थी, जरा सुनिएगा। मैंने डिक्टेटेड सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। अच्छा, अभी आपको स्क्रीन पर जो नजर आएगा वो लिस्ट है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस साल के इलेक्शन थे 2023 के, जिसमें आप देख सकते हैं कि उस लिस्ट के जितनी भी शख्सियात हैं, यानी जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अनअपोज्ड इलेक्ट हुए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा अनअपोज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आती हैं, उसके अंदर मरियम औरंगज़ेब साहिबा खुद, अताउल्लाह तारड़ साहब, एहसन इकबाल साहब, जितनी भी शख्सियात हैं वो आपको नजर आएंगे कि अनअपोज्ड इस इंतखाब के अंदर आए। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी को अनअपोज्ड इलेक्ट करवा लिया है तो उसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। ये बात दिलचस्प है कि हमारी सियासत शायद इन्हीं मुनाफिकतों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन आज सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान रख पाएगी। सवाल ये भी है कि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त पाबंदी है कि हम इलेक्शंस के खुदा न खास्ता ना होने के हवाले से कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि जनाब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब का हुक्म है। लेकिन जब मुल्क के अंदर बहुत सी अहम ओहदों पर विराजमान लोग ही ऐसी बातें करेंगे तो फिर सवाल तो जन्म लेगा हुजूर। और सवाल मैं नहीं कर रहा, आज ये सवाल खुद ब खुद उठ रहा है जब अहम लोग अपने मनसब पर बैठ के रहे हैं। अब ये बात गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कही, दरखास्तें आ जाना, बेशक वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सामने आए या इलेक्शन कमीशन के सामने आए, और बुनियादी बात ये करना, एक तो अमन अमान, दूसरा ये कि बहुत सी जगहों पर बर्फबारी हो रही है तो शायद वहाँ इलेक्शन इस वक्त मुमकिन नहीं होगा और लोग इस्तदा कर रहे हैं। मानी जाती है या नहीं ये इस्तेकाक, इसके ऊपर फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है या मुतलका किसी इदारे ने करना है, या फैसला अगर होना है अगर किसी अदालत के सामने है तो वो किसी हाई कोर्ट ने करना है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत जा किस तरफ रही है इस पर, और हर जमात जो भी लड़े इस इंतखाब के अंदर उसको वक्त पूरा मिलना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, हर जमात कैंपेन कर सके। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे, सरबराह पिल्डैट हमारे साथ मौजूद होंगे, अहमद बिलाल महबूब साहब, उनसे बात करते हैं, हमारे साथ भी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ सरबराह पिल्डैट जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना इलेक्शन करवा लिया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, बट सवाल ये हो रहा है कि एक तो ये कि अनअपोज लोग कैसे हो गए, क्या मसला क्या है। लेकिन अनअपोज तो हमने आपको दिखाया कुछ देर पहले भी कि मिसालें मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी, जितने भी मोअज़्ज़ज़ हमारे वहाँ पर लोग हैं, दोस्त हैं, वो भी अनअपोज इलेक्ट हुए। शहबाज शरीफ साहब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा। तो क्या वहाँ जमहूरियत का फुकदान था या वहाँ पर भी गलती हुई, या
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके अंदर कुछ और बुनियादी गलतियां कर दी हैं इस इंतखाब के अंदर, उस पर बात करेंगे। अहमद साहब बहुत शुक्रिया सर। ये फरमाइएगा कि अनअप्ट हो जाना, किसी पैनल का अनअपोज इलेक्ट हो जाना, आई डोंट थिंक कि उसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम मुझे तो लगता है, अगर उसमें एजुकेट कीजिएगा अगर आपको लगता है तो। लेकिन बारिंग दिस, इसके अलावा क्या मसला है इस इंतखाब के अंदर आपके नज़दीक? और जो अब इसको ये बारे में कहा जा रहा है कि जी इसको हम चैलेंज करेंगे, चाहे वो और लोग हों, चाहे अकबर एस बाबर हों, जो कि खुद को वो अभी भी कहते हैं कि जी मैं रुकन मौजूद हूँ, मेरे पास 2 फैसले हैं इलेक्शन कमीशन के भी और अदालत के भी, जिसमें मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी रुकन आज भी हूँ। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, ये आपकी बात दुरुस्त है। बिला मुकाबला मुंतखब हो जाना तो बजाते खुद इस बात की कोई गवाही नहीं है कि कोई गलत काम हुआ है। ये बिल्कुल सही काम भी हुआ हो और फिर भी लोग मुंतखब हो जाते हैं बिला मुकाबला। लेकिन मसले कुछ 1-2 और है, वो कुछ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का इशू है। हो सकता है कि मामले सारे ठीक हुए हों, लेकिन चूंकि हमें ये पता नहीं है कि उन्होंने किस लीगल फ्रेमवर्क जो कि अपनी पार्टी ने अपने लिए बनाया हुआ था, किस फ्रेमवर्क में इलेक्शन करवाया है। क्योंकि ये जो पिछले इलेक्शन हुए थे वो तो 2019 का उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, फिर उन्होंने उसके बाद उसको बदल दिया 2022 के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर उसके बाद दरमियान में 2 अमेंडमेंट्स भी आ गई, जिनमें से एक वापस ले ली, एक नहीं ली। ये सारी जो बयान है ये उस ऑर्डर के अंदर दर्ज है जो इलेक्शन कमीशन ने इनके इंतखाब को कालअदम करार देते हुए 23 नवंबर को करार दिया था। तो उसके बाद अब ये मालूम नहीं कि, लेकिन कल मैं उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो न्याजी साहब हैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि इंतखाबात हमने जो हमने रूल्स बनाए हुए हैं 2020 के उसके मुताबिक हुए हैं। तो 2020 के जो रूल्स हैं वो उनकी वेबसाइट पे मौजूद नहीं है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी मौजूद नहीं है। अच्छा, लिहाजा ये मालूम ही नहीं है कि कौन सा किस बुनियाद पे ये इलेक्शन हुए हैं। हो सकता है वो दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फिर ये कि उन्होंने, जाहिर है जब आप इंतखाब करवाते हैं तो आप एक ऐलान करते हैं, क्योंकि पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसकी इतनी बड़ी मेंबरशिप है, कुछ 40 लाख से ज्यादा मेंबर हैं इनके, तो उन तमाम मेंबर्स तक इतला भी पहुंचानी होती है कि भाई जिसने इलेक्शन लड़ना है वो इस तारीख तक रिटर्निंग अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करा दे। बिल्कुल ठीक। तो वो कोई ऐसी पब्लिक अनाउंसमेंट हमारे इल्म में तो नहीं आई, और उसके लिए जो टाइम था वो भी शायद 1 दिन का ही दिया गया था जी। तो ये चंद ऐसी बुनियादी सी बातें हैं। उसके बाद उम्मीदवारों का भी पता नहीं था कि कौन उम्मीदवार हैं, जब तक कि वो अनाउंस नहीं हो गए कि ये बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, उस वक्त तक कोई उम्मीदवारों का पता नहीं था। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है वो एक बुनियादी इशू है, और ये अगर अकबर एस बाबर साहब इसे ना भी चैलेंज करें तो ये जब इंतखाबात के नतायज जमा कराने होते हैं इलेक्शन कमीशन को 7 दिन के अंदर, जब जमा कराएंगे तो इलेक्शन कमीशन उसकी लाजमी स्क्रूटनी करेगा, और उस वक्त हो सकता है ये सवालात उठें और यार मुमकिन है उसके बड़े तसल्ली बख्श जवाब दे दे पीटीआई जो कि हमारे इल्म में ना हो, और ये भी मुमकिन है कि उस मौके पे कोई प्रॉब्लम हो जाए और वो कहें कि नहीं ये तो ठीक नहीं हुए। अच्छा, ये जो ये टुवर्ड्स द एंड ये जो पूरा इलेक्शन का प्रोसेस होता है महबूब साहब, इसको डॉक्यूमेंट एक तो चलें लिख दिया कि जी ये नॉमिनेशन पेपर्स थे, या अगर कोई अनअपोज इलेक्ट हुआ है बिला मुकाबला तो इस वजह से हुआ, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है वोटिंग वगैरह का, ये भी डॉक्यूमेंट होना होता है, इसकी कोई एविडेंस चाहिए होती है इलेक्शन कमीशन को? जी हाँ बिल्कुल, ये तो इलेक्शंस एक्ट 2017 में लिखा हुआ है कि पूरी डिटेल, यानी किस उम्मीदवार के हक में कितने लोग जिन्होंने वोट डाले, कितने उनके खिलाफ वोट डाले, और फिर अगर ये कहीं इन पर्सन होके इकट्ठे जमा होके इलेक्ट कर रहे हो, मसलन कई पार्टियां की नेशनल काउंसिल इलेक्ट करती है, तो नेशनल काउंसिल में जो लोग आए हों उनके नाम और उनके CNIC वगैरह, ये बड़ी स्ट्रिंजेंट डिटेल्स है। आज तक इलेक्शन कमीशन ये पूछता नहीं रहा, वरना ये बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं जो देनी होती हैं, लेकिन माजी में नहीं देते रहे और वो काम चलता रहा। लेकिन अब अगर वो पूछना चाहें और मांगना चाहें तो कानून तो उनके साथ खड़ा है।